कि जितनी बहुएं या जितनी बेटियां रोएगी टीआरपी बढ़ेगा। नॉट एवरी ऑडिशन वर्क्स। राइट। हम लोग हर एक रोल में सूट नहीं होते, उनके दिमाग में क्या होता है, उनके दिमाग में कौन सा इमेज होता है, ये अलग बातें होती है ना। लड़कियों के स्ट्रगल्स दिखाओ तो लोगों को अच्छा लगता है। फेमिनिज्म जैसा मुझे सिखाया गया है बचपन से कि अगर तुम घर के झाड़ू पोछा बर्तन करोगी वैसे तुम्हारा भाई भी करेगा। औरतें ही औरतों का बुरा चाहती हैं, औरतें ही औरतों के पीछे अनाप शनाप बोलती है, गलत सलत बोलती है। ये मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब कम हो गया है कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अब मैं नहीं बोलूँगी। अच्छा। एक्टिंग कोई भूलता नहीं है, मतलब वो एक आर्ट है, स्किल है, टैलेंट है, तो वो भूलता नहीं है। पर लोगों को देखा नहीं जाता आपका आगे बढ़ना या आपकी तरक्की या जो भी है। वो यंग दिखो ना दिखो ये सब बाद में ट्रेंड शुरू हुआ, जीरो फिगर और ये सब बहुत बाद में शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि महाराष्ट्र में रहो तो मराठी बोलने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं मराठी नहीं बोलूँगा मेरा नहीं। एंड आई डोंट थिंक दिस इज डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट। अच्छा नहीं हो रहा है। मैं फिलहाल तो बहुत निराश हूँ क्योंकि अकेली मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। अनुपमा ने अमेरिका भी गई, ड्राइविंग भी किया, पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग, बट स्टिल शी इज क्राइंग। बहुत ही अलग मुद्दा हो जाता है कि हम रियल लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन ये जो रियल लाइफ में है ना, हमेशा जो फीमेल कैरेक्टर होता है वो रोता ही रहता है। ओके अपने मतलब ऐसे कैसे अपनी खुद की तारीफ करूँ और अरे अपने मुंह से। तो नॉर्मली जब इंडस्ट्री में लोग दस्तक देते हैं तो फोटोग्राफी के लिए ढूंढते हैं कि कौन सा बड़ा सा फोटोग्राफर होगा जो मेरा पोर्टफोलियो शूट करेगा। और आज जो मेरे साथ हैं उनका नाम है राधिका हर्षे विद्यासागर। इनका जो पोर्टफोलियो शूट किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन ने किया था, जो आई थिंक आउट ऑफ रीच है आज की डेट में, बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं। राधिका जी वेलकम। क्या मैं सही हूँ? हाँ सही है। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर सकती हूँ, मतलब ऐड करना चाह रही हूँ। मेरा पहला जो पोर्टफोलियो था वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने बनाया था, तब वो फोटोग्राफर था और आज जाके वो बहुत ही बड़े सिनेमाटोग्राफर बन गए हैं, जिनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं। अभी लास्ट इट वाज स्त्री 1, देन इट वाज रूह अफ़ज़ा। ऐसी बहुत सारी फिल्में उनकी चली रही है, मराठी हिंदी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में वो बना रहे। ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही शॉट माई फर्स्ट पोर्टफोलियो और वो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आए थे। और दूसरा आप शायद वो कहना चाह रही है कि दूसरा बमन ईरानी ने शूट किया था एंड दैट वाज माय प्रिविलेज। ओके, तो हम बात तो बहुत सारी करने वाले हैं, बट उससे पहले मुझे ये जानना है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ये राधिका हर्षे, क्या नाम में कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है। क्या मेरा मेडन नेम है राधिका हर्षे, मतलब पहला नाम राधिका हर्षे, और आई एम मैरिड टू निरंजन विद्यासागर, सो आई एम राधिका विद्यासागर। बट हुआ क्या, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, सो कॉलेज और उसके बाद से जो लोग पुणे में जानते हैं और वो जो थिएटर और टीवी के सर्कल्स वाले लोग जो मुझे हर्षे से ही पहचानते हैं। अच्छा। तो बाद में जाके ये बहुत बार हुआ कि मुझे फ़ोन आते थे प्रोडक्शन हाउसेस से, और हिंदी स्पेशली, तो बोलते थे राधिका हर्षे भी कोई है, राधिका विद्यासागर, आप एक ही हो कि आपकी वो बहन है? और तब ये ना IMDb, गूगल, ये सब कुछ नहीं था, मतलब सब स्मार्टफोन्स के पहले वाली बात है। तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता था कि राधिका हर्षे भी मैं ही हूँ, राधिका विद्यासागर भी मैं ही हूँ, और वो बैंक के लिए मैंने एक नाम रखा था। बट नाउ आई प्रेफर कॉलिंग माई सेल्फ राधिका हर्षे विद्यासागर। ओके, सो कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ। यस। ओके, सो मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। शायद उनको पता नहीं होता है क्या फोटोज आते हैं, ये होते हैं, ये कौन है, क्या है, नए नए लोग ऑफिसेज में होते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इस वजह से कभी कोई प्रोजेक्ट छूटा आपसे? नहीं, मतलब मेरे तक नहीं आया कुछ। अच्छा। आई डोंट नो, अगर छूटा होगा तो पता नहीं। ओके ओके ओके। सो उड़ने की आशा के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बिकॉज यू नो ये लोगों का बहुत ही फेवरेट शो है जब से आया, और स्पेशली जो आपका कैरेक्टर जो तड़का लगाता है ना, वो कुछ अलग ही तड़का इज नाइस वर्ड है ना।
एकदम क्रेजी कर देता है, बिकॉज वी आर क्रेजी फॉर टीवी एंड वी ऑल्सो टेली ड्रामा, तो ऑफकोर्स हम दोनों की बात करेंगे ड्रामा की और क्रेजीनेस की भी। बट उससे पहले प्लीज टेल मी मोर अबाउट बमन ईरानी वाला किस्सा, हाउ दिस हैपेंड। एक्चुअली क्या हुआ, आई वॉज वर्किंग विद सुधीर जोशी, अच्छा, वेटरन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मराठी कलाकार थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया बमन को, एंड दैट टाइम दे वर डूइंग दिस प्ले कॉल्ड आई एम नॉट बाजीराव, थिएटर कर रहे थे। बमन ईरानी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट शो, और सुधीर काका। तो उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे है, एंड आप अगर इनका पोर्टफोलियो कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। So then I went and met Baman, and then he agreed, and he himself had his team, तो सब लोगों को इकट्ठा किया और हमने शूट किया, and the pictures were outstanding, मतलब मैं ही नहीं लग रही थी। अच्छा, इतना ही He किस्सा। clicked बाद में himself? हमने एक दो एड फिल्म्स भी की, अच्छा। मतलब एज एक्टर के तौर पे, ही एज माय को एक्टर एंड मी इन वी डिड दिस डर्मी कूल एड, आई गेस दो तीन एड्स किए हम लोगों ने एक साथ। अच्छा, अच्छा। तो अभी कैसा रैपो है उनके साथ आपका? अभी तो फिलहाल बहुत टाइम गया है, तो आई हैव नॉट मेट हिम फॉर एजेस एक्चुअली, बट ही लिव्स इन दादर ओनली, सो मुझे बहुत मतलब बहुत चाह है कि उनको एक बार जाके मिलूं मैं। अच्छा, क्योंकि मैं भी उसी एरिया में रहती हूँ, थोड़ा करीब ही रहती हूँ उनके, तो मुझे जाना है उनसे मिलने। दैट्स नाइस, वी होप कि आप लोग जल्दी मिले, कुछ रीयूनियन टाइप पार्टी Yes. है ना। उड़ने की आशा के बारे में बात करते हैं। सुपर शो, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके नहीं आते हैं, आई थिंक उड़ने की आशा ने वो कंप्लेन पूरी कर दी लोगों की कि ये एक सुपर डुपर हिट था, एक तो आया तब से ही, और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ आया। प्लीज टेल मी हाउ इज योर जर्नी टिल डेट। पहले दिन से मैं कहना चाहूँगी, पहले दिन मुझे जैसे ऑडिशंस हम लोग देते रहते हैं, ऑडिशन आया, सेल्फ टेस्ट किया मैंने तो एवी दिया था, जस्ट लाइक एनी अदर ऑडिशन, और बहुत ही कैजुअली ऑडिशन करा, और मराठी बैकग्राउंड था, तो मैंने मराठी अपने हिसाब से मराठी वर्ड्स यूज़ करके किया, एंड बाद में मुझे पता चला कि दे हैव फाइनलाइज्ड मी, आई वॉज फाइनल फ्रॉम द डे वन। ये तो बाद में पता चलने वाली बातें होती है, ये तो पहले दिन तो पता नहीं होता है। एंड देन बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी, या जो भी है, दे वांटेड मी ओनली टू प्ले रेणुका। ओके, सो आई ऑल्सो एक्सेप्टेड, सब बातें हो गई, फॉर्मेलिटीज हो गई, एंड आई थॉट शी मस्ट बी लाइक एनी अदर सास या एनी अदर मदर इन लॉ, हीरो हीरोइन का ज़्यादा काम होगा, इसका जो भी है 8-10 दिन लगेंगे, या ठीक है चलो। बट एंड उस टाइम उन्होंने बताया था मुझे कि ये ओरिजिनल शो तमिल वाला है, एंड ये ऐसा ऐसा आप देख लो कैसा क्या। मैंने देखा ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मतलब रह गया। एंड देन आई केम टू नो दैट रेणुका इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ उड़ने की आशा। यस, एंड रेणुका मतलब उड़ने की आशा, सचिन एंड रेणुका, दे आर सो इम्पॉर्टेंट। तो बाद में वो मतलब 1-2-3 महीने लगे मुझे ये रियलाइज़ होने को, और ये मतलब समझने को कि अरे बाप रे, अपना तो बहुत ज़्यादा काम है, 8-10 दिन क्या, पूरा का पूरा काम ही मेरा है। तो इसमें टाइम गया, बट इनिशियली आई डिडंट नो, आई डिडंट हैव दैट मैं बहुत ही कैजुअल अप्रोच था मेरा, और जस्ट लाइक एनी अदर ऑडिशन मैंने ऑडिशन दे दिया, बिकॉज नॉट एवरी ऑडिशन वर्क्स। राइट राइट, हम लोग हर एक रोल में सूट नहीं होते, उनके दिमाग में क्या होता है, उनके दिमाग में कौन सा इमेज होता है, ये अलग बातें होती है, तो दे दिया। ओनली थिंग वाज दैट कि मराठी बैकग्राउंड था, तो बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्रियन, मैंने बहुत ही नेचुरली वो ऑडिशन दे दिया होगा, और उनके इमेज के हिसाब से मैं उसमें बैठी हूँ। हाँ, आपका लुक काफ़ी डिफरेंट है, जो आप रियल लाइफ में दिखती हैं उससे जब आप गेटअप लेती हैं अपनी साड़ी वाला, तो टोटली चेंज हो जाती हैं। या उसमें भी बहुत कुछ हुआ था कि मतलब जूड़ा इज व्हाट दे जनरली गिव फॉर दीज मदर्स एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे चोटी, मतलब हम लोग ट्राई कर रहे थे लुक टेस्ट में ये कर, तो चोटी वाज सच अ बिग हिट उस दिन कि उन्होंने चोटी रखो, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दैट चोटी थिंग विद द विग, इतना बड़ा विग है, इट हर्ट्स, इट जेन्युइनली हर्ट्स, क्योंकि मेरे बाल तो इतने ही हैं, इसकी चोटी बन ही नहीं सकती,
तो फिर इतना बड़ा विग साउथ इंडियन लोगों के हिसाब से, वो उनकी बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं, तो बट देन आई एम कैरिंग इट बिकॉज दे से कि नहीं, रेणुका एंड वो रेणुका की इमेज, वो छवि, वो इतनी बैठ गई है अभी कि आप उसमें मत कुछ चेंज करो। और आप इतनी अच्छी दिखती हो उसमें, आप यंग दिखती हो, फलाना का मुझे पूरा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो अभी दैट विग एंड रेणुका गो हैंड इन हैंड। तो और मैं एक्चुअली वैसी नहीं हूँ, ना मैं रेणुका हूँ, ना मैं वैसी हूँ, ना मैं दिखती हूँ, मतलब दिस इज द वे आई एम टुडे। आई एम वेरी कैजुअली ड्रेस्ड, टुडे आई एम ड्रेस्ड लाइक राधिका। ओके, नेचर वाइज जो रेणुका का नेचर है और राधिका जब खुद को देखती हैं टीवी पर थोड़ी सी ग्रे शेड, तो कैसा फील होता है? थोड़ा सा एटीट्यूड वाला जो है वो शायद राधिका जैसा है, दैट द कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे आई एम सेइंग। बट बाकी बिल्कुल ही मैं रेणुका की तरह नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं। रेणुका बहुत ट्रेडिशनल है, टू सम एक्सटेंट शी इज़ ऑर्थोडॉक्स, और उसके बहुत ही पुराने तक, क्या बोलते हैं, लाइंस काइंड ऑफ, बहुत ही पुरानी सोच है। हाँ, जो मेरी बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही मॉडर्न हूँ, मैं काफ़ी हद तक फेमिनिस्ट हूँ, मैं बहुत ही सुपरस्टिशन मतलब मानती नहीं, अंधश्रद्धा क्या, श्रद्धा भी एक हद तक ही मानती हूँ। अच्छा। तो बिल्कुल ही अलग हूँ मैं रेणुका से। व्हेन यू से फेमिनिस्ट, क्या होता है आपके हिसाब से फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म? फेमिनिज्म मेरे हिसाब से, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म, Yes, yes. बट फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, एग्जैक्टली कंधे से कंधा मर्दों के साथ, और मर्द और औरत अलग नहीं, इक्वालिटी। मतलब माना कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में है, पितृसत्ताक है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, बट फेमिनिज्म जैसा मुझे सिखाया गया है बचपन से कि अगर तुम घर के झाड़ू पोछा बर्तन करोगी, वैसे तुम्हारा भाई भी करेगा। ये हमारी सीख है बचपन से, और वैसे ही हमारे घर में और मेरे ससुराल में भी, मैके में भी यही चलता आ रहा है, और यही फेमिनिज्म है, इक्वालिटी। उसका, स्त्री का सम्मान करो, आदर करो, उसको पूजो मत, उसको भगवान मत बनाओ, उसको देवी मत बनाओ, उसको इंसान बनाओ। इंसान है वो, आदमी औरत सेम है। दिस इज फेमिनिज्म। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मोस्टली जो लेडीज होती है ना, उनकी दुश्मन लेडीज ही होती हैं, हाँ, मेल नहीं होते हैं। यू राइटली सेड दैट। मतलब मैं भी बहुत एक्सपीरियंस किया है कि औरतें ही औरतों का बुरा चाहती हैं, औरतें ही औरतों के पीछे अनाप शनाप बोलती है, गलत सलत बोलती है, और औरतें ही दूसरी औरत को ऊपर नहीं जाने देना चाहती। बहुत बार, बहुत जगह, बहुत बार वो या तो जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, क्या है पता नहीं, बट है। यस, आई डू बिलीव दैट। अच्छा, आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री में, आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक बॉलीवुड हो, OTT हो, टेलीविज़न हो, थोड़ा है यहाँ पे ज़्यादा? हमारी ये जो इंडस्ट्री है, इसी के बारे में, मतलब यहीं पे है ऐसा नहीं मुझे लगता। जहाँ जहाँ औरतें अभी काम कर रही है ज़्यादा पैमाने पे, या कहीं भी जाओ आप, बैंकों में, सॉफ्टवेयर ऑफिसेज में, कहीं भी, वहाँ ये देखने को मिलता है। यहाँ ज़्यादा इसलिए वो लगता होगा क्योंकि अभी एकदम से बहुत ज़्यादा पैमाने पे औरतें बाहर निकल के ये प्रोफेशन में आ गई है, एंड ऑब्वियसली इनसिक्योर फील्ड है। सोशल मीडिया के थ्रू अभी सब कुछ जाहिर हो जाता है, सब कुछ एकदम पूरा ही बाहर आ जाता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे। तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं औरतें भी औरतों को सपोर्ट भी करती है, सासें बहुओं को सपोर्ट भी कर रही है। हाँ। ये भी देखने को मिलता है। नॉट नेसेसरी कि दे आर पुलिंग ईच अदर्स लेग्स, बट यस, ज्यादा तौर पे यूर राइट कि होता है, ये भी होता है। अच्छा, दोनों है, बट नॉट ओनली इन आर फील्ड, सब फील्ड्स में। तो ये रियलिटी तो हमने बात कर ली, मगर अगर मैं ऑन स्क्रीन की बात करूं तो मैं नाम लेकर आपको बताऊंगी। अगर मैं सीरियल अनुपमा की बात करूं, अनुपमा ने अमेरिका भी गई, ड्राइविंग भी किया, पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग, बट स्टिल शी इज़ क्राइंग।
कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, इन द सेंस कि वो हमेशा दबी हुई दबाई हुई, वो जो सीरियल की कहानी होती है ना, वो अनुपमा एक से लड़के आती है, दूसरे में फंस जाती है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अगर बहुत लंबे समय बाद सीज़न 2 आया, उसमें भी जो तुलसी का कैरेक्टर जो हमारे स्मृति जी हैं वो प्ले कर रही हैं, वो भी खुश नहीं रह सकती। कितना भी वो स्ट्रांग है, पूरा सब कुछ वही चला रही हैं, फिर भी वही है। ये रिश्ता की बात करूं, अगर मैं टॉप शोज़ की बात कर रही हूँ तो उसमें भी हमेशा सेपरेशन रहता है, वापस आते हैं, बट कुछ एपिसोड्स के बाद अलग हो जाते हैं। आपके शो की बात करें, साइली भी परेशान रहती है। अब ये बहुत ही अलग मुद्दा हो जाता है कि हम रियल लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन ये जो रियल लाइफ में है ना, हमेशा जो फीमेल कैरेक्टर होता है वो रोता ही रहता है। और लोग ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो आप कितना एग्री करती हैं, कि कैरेक्टर जितना रोता है उतनी टीआरपी ऊपर जाती है। ऐसा बोलते थे पहले, बट क्या है ना, अभी शायद मतलब ये तो टेलीविजन है। हाँ, टेलीविजन जब से क्योंकि शुरू हुआ या कहानी शुरू हुआ, तब से ये एक अलग ही दौर शुरू हुआ है जी। एंड वो टाइम उस टाइम ये ट्रेंड था कि जितनी बहुएं या जितनी बेटियां रोएगी टीआरपी बढ़ेगा। हाँ। और उसके स्ट्रगल्स दिखाना, लड़कियों के स्ट्रगल्स दिखाओ तो लोगों को अच्छा लगता है। एक प्रोटैगनिस्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे शो की साइली, वो जितना रोएगी, जितना रेणुका उसको परेशान करेगी, उतना ही क्या बोलते हैं, जिद से वो ऊपर उठ के आएगी। हाँ। ना ये देखना लोगों को पसंद आ रहा है कि हाँ। कैसे वो सब पे मात करके ऊपर उठ रही है। हाँ। तो ये हमारे शो के बारे में बात कर रही हो। अनुपमा की बात आप कर रहे हो, अनुपमा भी तो अभी सुलझ गई है। हाँ, बट उसने बहुत कुछ सहा। हाँ, एज अ कैरेक्टर शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कि उसने इतना सहा, उसके बाद अभी वो आगे आ गई। पर अगर उसको मतलब ऐसे नहीं दिखाएंगे कि उसको कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब अच्छे से चल रहा है, हंकी डोरी एकदम से अच्छा, तो फिर लोगों को इंटरेस्ट क्यों, क्या ही बचेगा देखने में। मेकर्स का ये डिबेट होगा ना आपके साथ कि नहीं तो फिर ड्रामा कैसे क्रिएट होगा, फिर लोग देखेंगे क्यों। अगर वो इतना सब अच्छा देखेंगे, हाँ। तो लोग टीवी के सामने क्यों बैठेंगे। ये बिजनेस है, बिजनेस भी तो चलाना है सबको। तो अगर अनुपमा का जो क्या बोलते हैं, उसके स्ट्रगल्स नहीं दिखाएंगे और उस पे मात करके वो कैसे जीतेगी ये नहीं दिखाएंगे, तब तक आम औरतें जो आज अनुपमा को फॉलो करती हैं, उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, उनको ये कैसे मिलेगा कि अरे नहीं, ये तो मेरे जैसा प्रॉब्लम है, अच्छा मैं इसकी तरह मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूंगी। दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन विच द प्रोटैगनिस्ट, टेलीविजन की प्रोटैगनिस्ट औरतों को देती है। यही तो मतलब करना चाहिए और यही होना चाहिए आइडियली। अब जो खींचातानी होती है उसके बारे में मैंने ना ही बोली। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, दाल में पानी डाल डाल के कितना पतला बना देंगे, वो वैसी वाली बात है। वो तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे, चाहे वो अनुपमा हो, चाहे साइली हो, चाहे ये रिश्ता की अपनी वो कोई भी हो, उनको प्रॉब्लम्स में डालकर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होके उसके ऊपर आके खड़ी होती है। दैट इज द होल थिंग। तभी जाके औरतों को, आम औरतें जो टीवी देखती है, मासेस, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, उनको धैर्य मिलेगा कि हम ऐसे अपनी परिस्थिति का सामना करेंगे। कुल मिला के कह सकते हैं टीआरपी का गेम है। टीआरपी का तो गेम है ही है एक्चुअली। सी, टेलीविजन नहीं था तो क्या था, कब क्या मतलब औरतें तभी भी स्ट्रगल करती थी, तभी ज्यादा प्रॉब्लम्स करती थे, तभी प्रॉब्लम्स को पार करके वो ऊपर उठ जाती थी कि नहीं। टेलीविजन नहीं था तब। तो व्हाट, लाइफ टीचेस यू एवरीथिंग। बट अभी टेलीविजन है तो रेडीमेड मिल रही रेसिपी। तो सी, आई सी इट लाइक दैट। अभी इसको टीआरपी कहो, बिजनेस कहो या कुछ भी कहो, ये शो मस्ट गो ऑन। आपने कभी कोई ऐसा सीन किया है जहां आपको खुद ही मतलब लगा होगा कि बॉस मैं क्या कर रही हूँ ये? हाँ, बहुत किए, बहुत। एक तो मेरे तो रोज डिबेट्स होते हैं हमारे डायरेक्टर के साथ कि सर नहीं, सर ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है। देन डायरेक्टर सर हैज टू टेल मी कि अरे नहीं रेणुका जी, आप रेणुका हो, राधिका नहीं हो। तो करने तो बहुत सारे पड़े हैं, बहुत ही मतलब हम लोग तो क्या बोलूं,
लाइट और कॉमेडी के नाम पे बहुत ही टाइम पास करते रहते हैं और लोगों को पसंद आता है, क्योंकि जब यूनिट हंसती है ना परफॉर्म करते टाइम, हाँ। तब समझ लो कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बेस्ट। हाँ बेस्ट, मतलब हंसाएगा लोगों को, और लोगों को हंसाना ही तो हमारा काम है, हंसाना या रुलाना टाइप, मतलब एंटरटेन करना। एक कोई सीक्वेंस जो आप बता सकें, एग्जाम्पल। उस दिन क्या हुआ, बहुत सारे हुए, ये मुझे याद आ रहा है। एक भैंसा, मतलब यमराज आता है, उसका भैंसा आता है, तो मेरे को मतलब सचिन लेके आता है हॉल में, हमारे ड्राइंग रूम में भैंसा आता है। अच्छा। तो जैसे हम लोग मेरी वाट लग जाती है, मुझे लगता है मुझे ही लेने आए, अच्छा। क्योंकि अभी तो यमराज का टाइम हो गया, अब मेरा टाइम हो गया, लेके जाएगा मुझे यमराज और उसका भैंसा। तो ये इतना सीक्वेंस कॉमेडी हो गया था कि हम बहुत हंस रहे थे। दूसरा था जब मुझे सपना आता है कि मैं मर गई हूँ और मेरा फोटो लग जाता है, सारे बैठे हैं, 1 साल हुआ है रेणुका मरी हुई है, और परेश मतलब मेरे हस्बैंड है, वो बोलते हैं अभी, उसको सब बोलते हैं बच्चे कि आप दूसरी शादी कर लो। तो ये मुझे सब मेरा सपना है। तो इतना उस छोटे जो क्लिप्स आते हैं ना, हाँ। इंस्टाग्राम पे या जी, 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 फेसबुक, जी, जी। वो उतने सीक्वेंस, उतने छोटे से कुछ आधे मिनट के जो क्लिप, उसमें भी हम इतने हंसे हैं कि पूछो मत। वो काफ़ी कॉमेडी सीन था। एक दिन मेरे एक सीक्वेंस में मेरे ऊपर पूरा आटा और मिर्च पाउडर गिरता है, हाँ। और दे वांटेड इट दैट वे कि आधा आटा गिर रहा है आधा मिर्च। तो आधा आटे से तो समझ में आता है कि मिर्च पाउडर से लाल कैसे होगा चेहरा, तो ये किया था, और मेरा पोस्टर छप जाता है वैसा। वाह। तो कुछ भी करते हैं हम, बट येस दैट मेक्स द ऑडियंस लाफ, एंड वही हमारा मतलब जो भी है, सफल हो रहे हम, ऐसा कह सकते हैं। तो भैंसा सच में आया था? आया था या आरे में तो भैंसे मिलते हैं, मुझे नहीं पता था ये सब। भैंसा एज इन मतलब वो भैंस थी, बिकॉज भैंसा नहीं था उस दिन। तो आरे में तो है बहुत सारे ना, तो उनका परमिशन होता है प्रॉपर, थ्रू परमिशन, एंड ही गोज फॉर इट सीम्स दैट भैंस गोज टू शूटिंग्स, डिफरेंट शूटिंग्स जहाँ जरूरत होती है। तो वो आई थी बेचारी, हम लोग खिला रहे, बहुत ही प्यारी थी, उसका नाम चमेली था। अच्छा। 4-5 दिन थी वो। तो हॉल में सोचो, इतनी बड़ी भैंस हॉल में हमारे आई थी। सेट भले ही बड़ा हो, लेकिन भैंस आना हॉल में कितना कॉमेडी है। तो वो आई, बहुत ही क्यूट थी, बहुत क्यूट। मेरे तो बहुत सारे सीन्स थे उसके साथ, हाथ लगाया, उसको खिलाया, क्या क्या पूरी, और प्रेग्नेंट थी वो। अरे। तो वो बैठ जाती थी, उसको बैठने की आदत है, उसको जो उसका रखवाली करने वाला आदमी से बहुत बात की मैंने। एनीवे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मैं पेट लवर हूँ, मैं कुत्तों का और बिल्लियों की देखभाल करती हूँ। तो भैंस भी बहुत ही, गाय भैंसे तो प्यारी ही होती है। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया मैंने, खिलाया उसको, और कितने सारे सीन्स, बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं तो जाने वाली उसको बच्चा होने के बाद उसको मिलने। अरे वाह, अरे वाह। मेरी बात भी हुई उसके केयर टेकर से कि मैंने कहा, और हम लोग उसका पता है क्या बनाते हैं, तो मैंने कहा मुझे देना, खरवस बोलते हैं। अच्छा। गाय भैंस का पहला दूध होता है, उसको जो बच्चे को पिलाते हैं, वो बचता है, तो उसको चीनी और या गुड़ जलाकर बनाते हैं। हाँ, मतलब पका के। हाँ, उसी को पकाकर। हम लोग मराठी में खरवस बोलते हैं। हाँ। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, हमारे अभी उसका मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं रहा, लेकिन वो बहुत मस्त होता है, ही मस्त, मतलब वी आर क्रेजी फॉर दैट थिंग। तो मैंने उससे बात की है, मैंने कहा मैं आऊंगी। आरे के में जो हाँ, देखा है मैंने। हाँ, उसका बच्चा देखने जाऊंगी मैं। अरे वाह, सही है, सही है। हमें भी फोटो निकाल के भेजिएगा। ऑफ कोर्स। सचिन और साइली के साथ तो आपने शेयर किया एक्सपीरियंस, बट कंवर और नेहा, इन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है? नेहा तो हम लोग पहले दिन, मेरी पहली मुलाकात ही नेहा से हुई थी। मतलब हम लोग कंफर्म नहीं था कि वी आर फाइनलाइज, या हम लोग लुक टेस्ट के लिए गए थे। एक ही रूम में बैठी थी मैं और साइली, नेहा, एंड लंच टाइम हुआ था, एंड आई वाज हंग्री, सो हम लोगों ने ना उसका डब्बा शेयर किया था। एंड आई लव गुजराती फूड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुजराती। तो उसने पूरा घर का, उसकी दाल और वो सब हम लोग शेयर किया था। दैट इज़ माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ नेहा। और उसके बाद तो फिर तो हम लोग तो मतलब रोज ही मिलते हैं। वेरी क्यूट, बहुत ही क्यूट है, बहुत सरल है, बहुत सिंपलटन है, बहुत प्यारी लड़की है। एंड कंवर तो बहुत हार्ड वर्किंग है, वेरी हार्ड वर्किंग। मैं एक बार सेट पे गई थी, वेरी हेल्पफुल, he'll see to it that he helps each and everyone on the set.
एंड इज वेरी लाइक यू नो एकदम He's a लाइट gentleman. मूड एंड सबको सेट पे हंसा के रखना। आई हैव सीन लाइक मतलब कमर के आसपास जो लोग हैं वो हंसते खेलते ही रहते हैं। मतलब काम में रहता है उलझा हुआ बहुत हाँ, वो, हाँ। बट ही इज हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, सबकी मदद करता है, सबको, मतलब जेंटलमैन एंड हार्ड वर्किंग, यस, बहुत। ये बीच में जो खबरें आई थी कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है उड़ने की आशा में, इज इट? पता नहीं, मेरे तक कुछ आया नहीं। अगर किसी ने कह दिया होगा या कुछ प्रोडक्शन ने कुछ बोल दिया होगा तो पता नहीं, मुझ जब तक बात मुझ तक नहीं आती तब तक मैं क्यों उस पर रिएक्ट करूं। वॉट एवर इट इज़, ऐसी तो बातें बहुत फैलाते हैं, पता नहीं कौन बोलता है क्या बोलता है, बट जब तक इट डजंट कम, आप तक ना आए ऐसी बातें, तो आप रिएक्ट क्यों हो, या आप क्यों, वाई विल यू इवन केयर। तो पता नहीं मुझे क्या था, और करना भी चाहेंगे तो शायद मुझसे पहले बात करेंगे। ऑफ कोर्स, वो तो एक रूल होता है बेसिक। और मेरा ये था कि अरे भाई क्या है, जो है आमने सामने बोलो, जो है मुंह पे, पीछे कुछ नहीं। बट आपने सुनी थी ये खबर? पता नहीं, मुझे किसी ने और ने बताया था। अच्छा। मैं तो काम कर रही थी। आई डोंट इवन गेट टाइम टू समटाइम्स ओपन माय इंस्टाग्राम पेज। कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है इतना, मतलब घर से निकलती हूँ, इट टेक्स क्वाइट सम टाइम फॉर मी टू ट्रैवल 1.5 hours समटाइम्स, गोइंग एंड कमिंग। तो गाड़ी में मैं मोबाइल नहीं देख सकती, मुझे तकलीफ होती है। तो देखा भी नहीं था। किसी ने मुझे फ़ोन करके, मैंने कहा क्या, तो मैंने सीधे प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या है, ऐसा है क्या, कुछ है तो बताओ, आई डू समथिंग एल्स। आई एम सो मुफट, आई विल सीधा मैं बोल दूंगी ये क्या है भाई, नहीं है, ओके टेल मी, ठीक है कोई बात नहीं, पीछे कुछ भी नहीं, जो है आमने सामने, मुझे नहीं पसंद, ये नहीं, ओके, नो हैसल्स, नो वरीज, नो मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम है आप बताओ, मुझे प्रॉब्लम है मैं बताऊंगी, सिंपल। लगता है जब आप ऊपर बढ़ते हो, आई मीन एक जेनरिक है आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए भी बोली हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यू नो नीचे खींचने के लिए तैयार रहते हैं कि कैसे बॉस, बहुत, मतलब यू विल नॉट बिलीव चेतना जी, मुझे सचमुच इस पे मतलब मैं बिलीव नहीं करती थी कि नज़र लग जाती है या कोई बुरा सोचता है तो वैसा होता है या वट एवर, यू नो, ऐसी बातें, क्योंकि मुझे कभी सिखाया नहीं है। मेरे घर पे भी ना ऐसे नज़र उतारना, धागा बांधना, ये वो, इससे बातें नहीं होती है मेरे मायके में, मेरे पेरेंट्स के घर में, ना ही मेरे ससुराल में। ससुराल में तो मतलब काइंड ऑफ नास्तिक ही है, बट मेरे मायके में भी ऐसी बातें नहीं होती हैं कि नज़र लग जाएगी या कोई बुरा बोलता है तो ये होता है, कोई पैर खींचता है, यू नो, तो क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, सुपरस्टिशन, काइंड ऑफ सुपरस्टिशन। तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब लाइक मे बी इन लास्ट 5-6 years जैसा जैसा आप बड़े होते हो या जैसे लोगों के आसपास, तो आपको समझ में आता है कि ऐसी बातें होती है ना। यस, आपने सही कहा कि जब, मतलब जो भी है, आप लोगों को देखा नहीं जाता आपका आगे बढ़ना या आपकी तरक्की या जो भी है, आई डोंट नो, मैंने उसका ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है, उसका रिसर्च नहीं किया है, पर यस ये बातें है, मैं थोड़ी सी मानती हूँ, अभी ज़्यादा नहीं। मैं फिर भी इसी ख्यालात की हूँ कि आप अगर निर्मल मन से हो या आप क्लीन, आपके मन में कुछ नहीं है, आपका थिंकिंग क्लियर है, क्लीन है, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू वोंट बिलीव, जब से मतलब मैं पास आउट हुई, मास्टर्स किया मैंने, उसके बाद पास आउट हुई, तब से लेके आज तक जितने मेरे पास नेटवर्किंग, मतलब मेरा जितना है नेटवर्किंग, जितना पीआर है, जितने नंबर्स है, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि मेरा जो काम है वो मुझे ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका काम है तो उसे ही मिलेगा। सो आई एम सो क्लियर अबाउट इट कि मैं उसको नंबर ना दे के उसको वो काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो काम, सारे काम मुझे ही मिलेंगे, ऐसा भी थोड़ी है। हाँ, कितने तो एक्टर्स हैं। इतनी इनसिक्योरिटी है ही नहीं मुझ में, बिल्कुल ही नहीं इनसिक्योर। तो आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ये मेरा बेसिक मानना है। पर यस, थोड़ा थोड़ा वो महसूस होता है कि कभी कभी अच्छी वाइब्स नहीं आती है,
कभी कभी लगता है कि शायद पैर खींच रहा है कोई कभी कभी बहुत अपना है जो बहुत क्लोज रहता है वही पैर खींचने लगता है, जो शायद। आपको जब आपको बहुत झटका लगता है। ये मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब कम हो गया है कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अब मैं नहीं बोलूँ। अच्छा। शायद अपने ही होते हैं, आसपास ही होते हैं जो यू नो। एग्री। आई थिंक 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। यस, मोर देन दैट। तो लगता है कि 25 साल बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई या बहुत कुछ बाकी है? नहीं, बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि 25 सालों में एक तो हमारा फील्ड ऐसा है कि काम होता है तो काम है, नहीं तो नहीं होता है। 6-8 महीने घर में बैठो, मतलब दिस इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट। एंड बेसिकली औरतों का क्या होता है, मैटरनिटी ब्रेक आ जाता है, तो मेरा भी काफ़ी लंबा चला मैटरनिटी ब्रेक। सपोर्ट मुंबई में थोड़ा कम था, तो बेटी को देखभाल वो सब, माई प्रायोरिटी वॉज माई डॉटर। सो 10th तक मैंने थोड़ा सा काम कम किया। सो 10th 11th उसके 10th और 12th के बाद मैंने फिर सेकेंड इनिंग काइंड ऑफ शुरू कर दी, तो अब तो बड़ी हो गई है। बट दैट वॉज माई प्रायोरिटी, फैमिली वॉज माई प्रायोरिटी। सो किया तो बहुत किया, मतलब देखने को 25 साल है, पर काफ़ी कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी। तो ये कमबैक डिफिकल्ट था आपके लिए? बिकॉज यू नो इंडस्ट्री में कुछ साल पहले तक, अब तो नहीं है, एक्ट्रेसेस का शादी करना और माँ बनना वाज लाइक कि अरे काम नहीं मिलेगा। बहुत लोग तो शादी करके छुपाते भी थे, शादियाँ नहीं होती थी कि भाई काम नहीं मिलेगा। मेरे बारे में थोड़ा अलग हुआ। आई डिडंट कम एट 20 years ऑफ एज, मतलब ऐसे मेन लीड का जो 19-20 एज था ना, उसमें मैं आई नहीं थी। आई वाज स्टडिंग, स्टडीज़ और एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसा बैकग्राउंड था घर में। और मैं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मुझे नौकरी मैं की, चैनल्स में नौकरी की। और मेरा ये था कि मैं नौकरी ही करूँगी। आई वॉन्टेड टू वर्क विद चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेज, दैट्स वॉट आई हैव लर्नड। मैं मास्टर्स किया है कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, तो वही करना था मुझे। एक्टिंग पैशन था ऑफ कोर्स, तो दोनों कर पाऊंगी ये थोड़ा सा लग रहा था पहले शुरुआत में। बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि दोनों तो पॉसिबल नहीं है एक साथ करना। देन आई स्टार्टेड एक्टिंग, और जब मैंने शुरू किया तभी मुझे मेन लीड्स मिल गए, बहुत सारे शोज़ में मैंने मेन लीड किया। और उसके बाद मेरी बेटी हो गई, तो फिर अपने हमारे मतलब ये यहाँ कैसा था उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा था, अब तो थोड़ा कम हो गया है कि एक सर्टेन एज के बाद ना, आफ्टर यूर अ मदर, दे मतलब दे कास्ट यू एज अ मदर ओनली, हीरो की मदर, हीरोइन की मदर। एग्जैक्टली हाँ। तो पहले भी मैंने किया, बच्ची के पहले भी मदर का भी किया ही था, वैसा नहीं था। मेरा था कि रोल अच्छा हो, एज वॉज नॉट एन इशू, या जो मेरे लिए कुछ वो नहीं था, बिकॉज आई बिलोंग टू मराठी थिएटर। तो थिएटर में ये है कि काम अच्छा करो, वो यंग दिखो ना दिखो, ये सब बाद में ट्रेंड शुरू हुआ, जीरो फिगर और ये सब बहुत बाद में शुरू हुआ, बहुत बाद में करीना वगैरह ने हाँ, स्टार्ट हाँ, किया। वो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो आफ्टर माई डॉटर्स बर्थ मुझे मदर के रोल मिलने लगे, एंड वन शो तो मेरा हीरो जो हीरो था, और हीरोइन की माँ बनी थी मैं, तो हीरो तो मेरे से बड़ा था उम्र में। हम हंसते थे इस बात को लेके, अरे मतलब ये इतनी छोटी सी माँ है और ये हीरो। कौन सा शो था ये था 9X पे, आमिर अली था मेरे बेटी का, मतलब द हीरो वाज आमिर अली, एंड ये शो का नाम था, सॉरी मैं भूल गई शो का नाम, एबिगेल एंड आमिर अली थे उसमें। अच्छा ओके। तो मैं एबिगेल की माँ थी, तो एबिगेल छोटी सी थी, तो उसकी माँ तो मैं दिख रही थी, पर मेरा दामाद आमिर, वो बहुत ही अजीब लग रहा था, मैं उसी के ऑलमोस्ट, वो मेरे से बड़ा होगा उस टाइम। अच्छा। तो वो तो इट वाज वैसे ही था, ट्रेंड ही वैसा था कि यंग मदर्स। हाँ। तो आई वॉज गोइंग अलॉन्ग विद द ट्रेंड, तो मैंने वो किया, और उसके बाद फिर माँ ही किया ना, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल ही नहीं, और कोई छुपाने की बात ही नहीं थी, बिकॉज आफ्टर मैरिज ओनली आई केम इन दिस प्रोफेशन। तो वो छुपाने वाली वो उतना कुछ था नहीं। दिस वॉज गोइंग टू बी, आई टुक दिस एज अ करियर सोच समझ के। तो वो जो काम आता गया, मुंबई में आए हम, पुणे से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, सो मुंबई में आके बस गए, फिर जो काम आया करते गए। बट आई गॉट गुड रोल्स, आई शुड एडमिट दैट आई गॉट ऑल गुड रोल्स, मराठी हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आई गॉट गुड रोल्स। मदर करना भी कोई मतलब वो नहीं था ना, कैरेक्टर एक्टर्स है तभी तो शोज चलते हैं ना, इट्स नॉट ओनली द मेन लीड्स।
इट्स अ टीम वर्क। अगर उड़ने की आशा में से रेणुका का कैरेक्टर हटा दिया जाए तो क्या रहेगा, मुझे बताइए। नहीं रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। ये फैक्ट है ना, लाइक इस हर शोज की बात है। अगर वाइट है तो वहाँ पे चाहे ग्रे बोले, ब्लैक बोले, नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, जब तक दूसरा सामने वाला नहीं रहेगा तब तक पहले वाले की भाव ही कहाँ रहेगा। कम बैक एज सच नहीं, काम तो होता रहा बीच बीच में, वो नेचुरल। जैसे कहा मैंने 10th में कॉन्शियसली कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं ना बोला, किसी प्रोजेक्ट को। हिंदी डेली सोप कोई आया था मेरे पास बहुत अच्छा, तो मैंने ना बोला था बिकॉज इट कुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं तो बेटी पे ध्यान ही नहीं दे पाती थी। मतलब तो फिर ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हो सकता था कि उसकी 10th है और आई कुडंट गिव टाइम, तो मेरे को बहुत गिल्ट फील होता बाद में। तो इससे अच्छा मैंने कहा मैं ब्रेक लेती हूँ, आई डोंट माइंड। तो कम बैक ऐसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं थोड़ी दिमाग से केयर फ्री हो गई कि चलो अभी हो गया, एक पड़ाव हो गया बेटी के एजुकेशन का, 10th हो गया, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, अब दूसरा शुरू करते। करना तो वही था, एक्टिंग कोई भूलता नहीं है, या मतलब वो एक आर्ट है, स्किल है, टैलेंट है, तो वो भूलता नहीं है। पर बस अभी उसके बाद चालू करो काम। यस आपको 2 शोज से ऐसा बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया था, वाज इट लाइक दैट? कुमकुम एंड तारक मेहता? नो 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 नो, नथिंग रिप्लेस नहीं, रिप्लेस बिल्कुल नहीं। कुमकुम में तो मैं थी नहीं, और तारक मेहता का ऑडिशन दिया था, बट वो बाद में कुछ हुआ ही नहीं। बट आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि मैंने ऑडिशन दिया था मिसेस भिड़े के लिए, बिकॉज मराठी कैरेक्टर था तो शायद मुझे बुलाया था उसके लिए, बट देन इट डिडंट वर्क। बस वहीं तक बात थी। ओके ओके, आगे का पता ही नहीं मुझे क्या हुआ था। कुमकुम के लिए जो मेरे पास जो खबर है वो मैं आपको बता देती हूँ शायद, कि आपको कुमकुम के लिए बुलाया गया था बट लास्ट मिनट रिप्लेस कर दिया गया था कुसुम के लिए। कुसुम ऑन सोनी टीवी। ओके, सो इट वाज कुसुम। यस, एकता वांटेड मी टू कास्ट एज द मेन लीड, बट कुछ चैनल और उनका वो नहीं हो रहा था, एग्री नहीं हो रहे थे, चैनल वांटेड अ मॉडल। अच्छा, सो शी कॉल्ड एंड शी सेड ऐसा ऐसा है, तो सॉरी। तो वैसे देखा जाए तो एकता को कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये सब करने की, बट उसका बड़प्पन है कि उसने मुझे बुलाया और प्रॉपर 5-10 मिनट की मीटिंग करी और बताया कि आगे काम करेंगे, पर ये नहीं हो सका। सो आई रियली, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, क्योंकि कौन करता है ऐसा। एग्जैक्टली, बट आगे काम करने का मौका मिला फिर? बहुत सारी शोज किए बालाजी के, बहुत सारे। बस पवित्र रिश्ता के बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी तक वहाँ से कुछ कॉल नहीं आया। मतलब पवित्र रिश्ता तक मैंने ऑलमोस्ट हर शो में काम किया। कैसा रहा आपका पवित्र रिश्ता का? पवित्र रिश्ता के पहले, अच्छा, उसके बाद पता नहीं, शायद वहाँ का स्टाफ चेंज हुआ, लोग चेंज हुए, पता नहीं। वहाँ उसके बाद मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं शायद मराठी कर रही थी। तो लास्ट शो कौन था फिर बालाजी के साथ? कसम से। हाँ, उसके बाद ये था 9X वाला शो जो मैं बोल रही थी, आमिर अली वाला, और महाभारत, उसमें भी एक श्री कृष्ण के, बलराम के, वो हम लोग कुछ किया था, उस एक वो ट्रैक था। अच्छा, वो किया था थोड़ा सा। एंड देन हाँ, काफी किया था। पवित्र रिश्ता को इतने साल हो गए अभी, तो याद भी नहीं आ रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा पेट्स के लिए आपका लव जो है, आपका प्यार है, हमने देखा है। और आपने अभी जो भैंसे वाली कहानी भी बताई हमें, काफ़ी क्यूट थी। हाउ डू सी जितना ये जो स्ट्रे डॉग को लेकर चल रहा है चीज़ें? फिलहाल तो मैं बहुत निराश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, इसलिए ये निराशा है। मैं कुछ नहीं अकेली कर पा रही हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे रूपाली गांगुली इज़ डूइंग सो मच फॉर, जितना मतलब उनके काम के साथ जितना कर पा रही है, फिल्म सिटी में कर रही है, जया भट्टाचार्य कर रही है। आई हैव वर्कड विद जया ऑल्सो, उसी के पास से काफ़ी नंबर्स लिए हैं मैंने। और मैं भी कुछ काम जो करती हूँ सेट पे, NGOs को बुला के, वो एक्चुअली जया थ्रू ही नंबर्स मिले हैं। और एक है, वो भी बहुत काम करती है एक्ट्रेस, पुष्पा इम्पॉसिबल, करुणा, वो भी काफ़ी करती है। मैं मतलब देखती रहती हूँ। आई डोंट नो करुणा, बट आई नो जया, आई नो रूपाली, द वे दे वर्क। एंड बहुत लोग हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी अपने ऑनरेबल कोर्ट को वो नहीं दिख रहा है। आज ही मैंने देखा न्यूज़ में, रजत शर्मा के चैनल पे देखा कि 5-6 स्टेट्स ने बोल दिया कि हम डॉग शेल्टर बना ही नहीं पा रहे
वी आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग, मतलब डॉग शेल्टर्स बना नहीं पा रहे, कुछ नहीं करे, ऐसे इनकेपेबिलिटी जाहिर की है 5-6 स्टेट्स ने। ये सब जब कह रहे हैं डॉग शेल्टर है भी नहीं किसी भी राज्य में, तो फिर आप आर ऑनरेबल कोर्ट ये डिसीजन कैसे देता है कि इतने सारे मिलियंस ऑफ डॉग्स को डॉग शेल्टर में जाके रखो या उनको शहर से बाहर करो? उपाय तो करना चाहिए ना, सॉल्यूशन तो दो पहले, फिर वर्डिक्ट सुनाओ। और ये इतना भयंकर है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, इनके से फ़ायदे देखो, स्ट्रेस की वजह से हो जो फ़ायदे हो रहे हैं वो देखो, ना कि इक्का दुक्का केस है जहाँ काट रहे या रेबीज़ के जो केसेस हो रहे हैं वो ना देखो। सॉल्यूशन पहले ढूंढो, फिर वर्डिक्ट सुनाओ। सॉल्यूशन ही नहीं है और ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हो जो मतलब उनको मास किलिंग्स कर रहे हैं, कोई पॉइजन कर रहे हैं डॉग शेल्टर्स में। अरे डॉग शेल्टर है ही नहीं तो कहाँ भेजोगे उनको? मेन बात वही है, पहले अरेंज तो करें। मैं रोज देख रही हूँ आरे में 4 महीने में उन्होंने फिल्म सिटी से लेकर विस्लिंग वुड्स का जो रास्ता है वहां तक पूरा का पूरा नक्शा ही बदल दिया है, पूरा चेंज हो गया। पूरे एक भी पेड़ नहीं है, सारे पेड़ काट दिए। 6 महीने भी नहीं हुए हैं, बिलीव मी, 6 महीने नहीं हुए, हम तो रोज लगातार 2-2.5 साल से जा रहे हैं वहां पे। पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया है। एंड आई डोंट थिंक दिस इज डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट? एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब जंगल है वो, उनका घर है, वहाँ तेंदुए नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आदिवासी जो छोटे छोटे पहाड़े हैं वहाँ पे उनको आदत है, तेंदुए बेचारे खाने के इसके लिए आते हैं वहाँ पे। कुत्ते वहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? मतलब उनका जंगल है, हम जाके आक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। और वो कर रहे हैं, इसके ऊपर और बदतर बात कि वहाँ के पेड़ भी हटा दिए डेवलपमेंट के नाम पे। वो रोड कर रहे हैं, मुलुंड जो भी मुलुंड को जोड़ने वाला, गोरेगांव मुलुंड अंडरग्राउंड ऑलमोस्ट बन चुका है। इससे अच्छा, मतलब आई डोंट नो, एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, सब कुछ है। आई डोंट नो, डेवलपमेंट के नाम पे ये क्या बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट से खिलवाड़ है और अच्छा नहीं हो रहा है। मैं फ़िलहाल तो बहुत निराश हूँ क्योंकि अकेली मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। और क्या करूँ, कुत्ते सचमुच स्ट्रेस या जो भी डॉग्स इतने लॉयल होते हैं, उनके आंखों में देखो कितनी करुणा होती है। और मैं सिर्फ पेट लवर हूँ या डॉग लवर हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, जनरली नॉर्मल देखो। और मैं बोलती हूँ कि मतलब आप ना कुत्तों बिल्लियों को खाना मत खिलाओ, पालो मत, कुछ मत करो, लेकिन डोंट बी क्रूअल एटलीस्ट। हाँ, मारो मत ना दो। मैं आपको, यू विल नॉट बिलीव चेतना जी, मैं माहिम से गोरेगांव ट्रैवल करती हूँ और पारला हाईवे एंड अंधेरी हाईवे से जाती हूँ, फ्लाईओवर से। फ्लाईओवर पे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे कैसे आएंगे बताइए? कैसे? 4 बार देखे हैं मैंने, हाईवे के बीचों बीच छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे कहाँ से आते हैं? लोग मारने के लिए छोड़ देते हैं, मारने के लिए ना। ये कहाँ जा रहे हैं हम? दिस इज वेयर आर वी हेडिंग? मैंने एक बच्चे को उठाया था पारला फ्लाईओवर से, फ्लाईओवर के बीचों बीच एक बच्चा कैसे आ गया? परसों की बात है। मतलब मेरा ड्राइवर भी जानता है कि मैं बहुत ना डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब मैं ऐसा देखती हूँ जाते वक्त, तो बताता नहीं मुझे कि नहीं बिल्ली का बच्चा था यार, वो तो गाड़ी से कुचल ही जाता है ऑब्वियसली। पर हाईवे के फ्लाईओवर पे इतने से बच्चे कहाँ से आते हैं बताइए? लोग छोड़ के जाते हैं मरने के लिए। मैंने खुद एक बच्चा पारला फ्लाईओवर से लेके मैं फिल्म सिटी में लेके गई, उस टाइम हमारे सेट पे ना और 2-3 बच्चे थे, उनके साथ वो पल गया। पर ऐसे थोड़े हर टाइम आई कांट स्टॉप द कार, ये सब हाईवे पे नहीं कर सकते ना। और फिल्म सिटी में भी आप ले भी जाओगे तो आपको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। आपको इरिटेट हो रहे बिल्ली के बच्चे, कोई बात नहीं, जंगल में जाके छोड़ो, उसका नसीब वो जो होगा। हाईवे पे मत छोड़ो, क्रूअल्टी तो मत करो कम से कम। और क्या बोलूं मैं? बोलूं ना, मैंने कहा ना, आई एम
राइट नाउ आई एम इन अ वेरी निराश स्टेट ऑफ माइंड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। सब लोगों को बहुत अपनी पड़ी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब भाग रहे मतलब कैपिटल गेन्स के पीछे। ग्रोथ चाहिए सबको। एक और केस बहुत ज़्यादा अभी रिलेवेंट है, राजपाल यादव जी के बारे में आपने सुना हो। हाँ, बहुत करोड़ों का कर्ज है, बहुत पूरी इंडस्ट्री आ रही है सपोर्ट के लिए। कभी आपको मौका मिला था उनके साथ काम करने का या नहीं, आज तक नहीं मिला? हाउ डू सी, मतलब इतने फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं। विक्रम भट्ट भी थे, उनकी पूरी फैमिली थी जेल में, अभी हाल ही में उनको भी बेल मिला है। राजपाल यादव जी के साथ ऐसा हुआ। आई मीन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? आई थिंक दिस इज़ ओनली नॉट अबाउट द इंडस्ट्री, ये आम लोगों के साथ भी बहुत हुआ है। मतलब मेरे ही आसपास के बहुत लोगों के साथ हुआ है। ओवर ट्रेडिंग कहते हैं इसको, या बिना अंदाज़ा लिए या बिना कुछ सोचे पैसा लगाना किसी पे, कर्जा लेना, ये सब वही बात है। तो या तो ये उसकी डेस्टिनी में होता है, उसके नसीब में, नसीब वाली बात है, या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी कर बैठता है। पर बस चौकन्ना रहना चाहिए सबको, और क्या कहेंगे, क्योंकि फिर कोई मदद भी तो नहीं कर पाता ना। आजकल क्या हो गया है कि सबको ही पैसों की ज़रूरत है खुद के लिए। तो ऐसे मौके पे कौन किसकी क्या मदद करेगा? अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल इमरजेंसीज में मदद करना किसी को बहुत ही अच्छी वाली बात है, या कोई भी करेगा। ऐसे मौके पे कैसे कौन, अपने भी दूर हो जाएंगे। तो बस चौकन्ना रहो एंड अलर्ट रहो, और क्या ही कहेंगे। मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट्स तो मैं कर ही नहीं सकती इस मामले में, क्योंकि वो आदमी कैसे किसी क्या सिचुएशन में फंसा है हमको पता ही नहीं चलता एंड तक। ओके राधिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत, मुझे भी अच्छा लगा बात। अच्छा लगा? हाँ, थैंक यू। व्हेन आई कम फॉर सच पॉडकास्ट ना, मेरी ना एक परीक्षा होती है कि मैं कितने अच्छे हद तक हिंदी में बात कर सकती हूँ। तो मुझे बड़ा ये मेरा प्रैक्टिस होता है कि चलो मेरी हिंदी भी इसी बहाने सुधर जाएगी। तो इस पे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। पूछिए। बिल्कुल। ये मराठी और हिंदी वाला बहुत बवाल चल रहा है महाराष्ट्र में। मराठी बोलो, मार पिटाई नहीं बोलोगे तो वो तो गलत तरीके से स्प्रेड हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि महाराष्ट्र में रहो तो मराठी बोलने की कोशिश करो। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मेरा नहीं। अगर मैं जाऊंगी कल को किसी दूसरे स्टेट में, तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी वो भाषा सीखेंगे वहाँ के स्कूल में जाके, और वहाँ की मतलब वहाँ की जो संस्कृति अपनाएंगे। हम वी आर इंडिया एज अ होल, हम भारतवासी है। आखिरकार हम भारतवासी है ना। हम राज्यों को लेकर थोड़ी ना झगड़े करेंगे। हम अखंड भारत के वासी है। तो भारत हमारा एक अखंड राष्ट्र है। तो हम लोग मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी ना ध्यान देंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जो भी बाकी जो भी साउथ में जाओ, ठीक है, वहाँ की भाषा सीखो, वहाँ का कल्चर सीखो। इट इज़ ऑब्वियस, बी अ रोम व्हेन यू इन रोमन। ये तो बहुत पुरानी कहावत है। तो वहाँ जाके उनकी जरूरी नहीं कि आप आपका सब भूल जाओ और वही उन्हीं का अपनाओ। नहीं। लेकिन कोशिश तो करो। इसमें मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, झगड़े की बात ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल ही नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। बट यस, ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी। मैं अगर कल को यूपी में जाती हूँ तो ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, दे आर द ओरिजिनल वंस, ओजीज आज की इंस्टा भाषा में बोला जाए तो उनको ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। जाहिर सी बात है, वहाँ का आदमी यहाँ आए तो हम तो सबको अपना रहे, पर हमारी भाषा भी सीखने की कोशिश करो ना। कोशिश में बोल रही हूँ, कंपल्शन नहीं। यही मेन है। उसका गलत, उसकी गलत क्या मत बोलते हैं, गलत प्रचार मत करो। अपने हिसाब से कुछ भी गलत सलत बोल के झगड़े करवाओ, दंगे फैलाओ, नहीं। एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि झगड़े वगड़े ना करो। और भाषा सीखना अच्छी चीज़ होती है। आप जितना सीख लो, आप लिंग्विस्ट बन जाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऑफ कोर्स, मतलब जितना ज्ञान, जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं वैसे मतलब इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वैसे हम यूपी में गए तो हिंदी बोलेंगे।
यहाँ हमको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी मातृभाषा और हमारी भाषा मराठी है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।